Hello and welcome बच्चों। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्सेस इन प्योर रोलिंग। तो अभी तक पहले ही अपन ये तो देख ही चुके हैं कि प्योर रोलिंग आखिरकार होती क्या है। तो प्योर रोलिंग में आपको एक बार और बताना चाहूँगा। प्योर रोलिंग वो रोलिंग होती है जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे ये प्लेन मोशन हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहता है। मतलब यदि ये प्लेटफॉर्म यदि किसी स्पीड से चल रहा होगा तो ये पॉइंट भी इसी स्पीड से चल रहा होगा। यदि ये प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है तो ये पॉइंट भी रेस्ट पर होगा। मतलब यदि ये ग्राउंड पर रखा हुआ है और ग्राउंड पर वेलोसिटी है जीरो, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। मतलब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होगा। नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो तो हमेशा ही यदि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहता ही है, वो यहाँ पर भी रहेगा, वो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा और टेंजेंशियल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बशर्ते कि जो ग्राउंड है वो अपनी रेस्ट पर है, ग्राउंड मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। जो प्लेन मोशन जो होता है उसमें कौन कौन से फोर्सेस की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझते हैं। देखो, एक चीज बताओ, मैंने इसको यहाँ से सेंटर ऑफ मास से एफ फोर्स लगा के खींचा तो भाई इसका एक एक्सिलेशन होगा इस वजह से। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की यदि बात करें तो यहाँ पर एक एक्सिलेशन आ जाएगा। ठीक है, यदि ये किसी प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ए होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इस वजह से, इसके फोर्स की वजह से आया। अब ये फोर्स क्योंकि सेंटर ऑफ मास या फिर बोले इसको सेंटर ऑफ, जिससे सेंटर के अबाउट इसका रोलिंग हो रहा है, जिस सेंटर के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिस सर्किल जिस सेंटर के अबाउट ये रोटेशन कर रहा है, उस सेंटर से यदि आप देखो तो इसका, इस वाले ए फोर्स का क्या कोई टॉर्क है? नहीं, इसका कोई टॉर्क नहीं है। टॉर्क नहीं है, क्यों टॉर्क नहीं है? क्योंकि जो फोर्स है वो इसी एक्सिस से पास हो रहा है। तो आप जानते हो टॉर्क जो होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, तो इस एक्सिस से इसी फोर्स की डिस्टेंस कितनी है? जीरो। तो भाई यहाँ पर ये फोर्स तो टॉर्क नहीं बना रहा। तो यहाँ पर यदि रोलिंग होनी है, प्योर रोलिंग होनी है, तो आपको पता है कि कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो टॉर्क प्रोवाइड करे, अदरवाइज तो ये रोटेशन मोशन होगा ही नहीं, ये डायरेक्टली ऐसे मोशन करता जाएगा। मतलब ये क्या करेगा? स्लिप होता हुआ आगे बढ़ जाएगा। जैसे कोई फुटबॉल है अपने पास, ठीक है, और ये सर्फेस पे रखी है, आपने एकदम सेंटर मास पे ऐसे धक्का लगाया तो वो ऐसे लुढ़कते हुए आगे जाती है ना, रोटेशन करती हुई। तो भाई वो रोटेशन किस वजह से आ रहा है? वहां टॉर्क उसको किस वजह से मिल रहा है? यदि वहां पर कोई भी टॉर्क नहीं होता तो वो सीधी स्लिप करती हुई आगे बढ़ती, स्लिप करती हुई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर स्लिप करती हुई आगे बढ़ती, लेकिन स्लिप करती हुई नहीं, वो रोटेट करती हुई आगे बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एक टॉर्क मिल रहा होता है, कहाँ से? फ्रिक्शन फोर्स से। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो इसको टॉर्क प्रोवाइड करता है, उसी टॉर्क की वजह से इसका क्या होता है? रोटेशन। उसी टॉर्क की वजह से रोटेशन होता है। तो यहाँ पर यदि प्योर रोलिंग होनी है तो भाई इसका टॉर्क होगा ही होगा। इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इसकी रेडियस हो जाएगी। तो एक टॉर्क यहाँ पर मिलेगा, इसी टॉर्क की वजह से यहाँ पर प्योर रोलिंग पॉसिबल हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ए है, इसके वाले जो, इसकी वजह से जो एक्सिलेशन आएगा वो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। मैं मानता हूँ इसकी वजह से पीछे ए एक्सिलेशन से ये रोटेट होने लग गया। ठीक है, ये ए एक्सिलेशन से रोटेट होने लग गया तो पीछे की साइड में एक्सिलेशन कितना हो गया? तो पीछे की साइड में एक्सिलेशन कितना हो गया? एल्फा की वजह से जो आया ए टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? आर इंटू एल्फा। तो यदि यहाँ पे प्योर रोलिंग होनी है तो ए की वैल्यू आर एल्फा हो जाएगी। लेकिन आर एल्फा वैल्यू किस वजह से मिली? इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रोलिंग पॉसिबल हो पाई, प्योर रोलिंग पॉसिबल हो पाई। तो फोर्सेज यहाँ पर आते हैं भाई। ठीक है, फोर्सेज यहाँ पे आते हैं और फ्रिक्शन भी होता है। तो यदि कोई आपसे बोले, यदि कोई आपसे बोले कि रोलिंग में फ्रिक्शन नहीं होता है तो ये बात सही है या गलत? तो आप धड़ल्ले से कह दोगे नहीं ये बात तो गलत है, रोलिंग में फ्रिक्शन हो सकता है। और फ्रिक्शन ये ही होता है कि फ्रिक्शन हो सकता है कि रोलिंग में हेल्प भी कर रहा हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगाई एफ, ठीक है, जिसकी वैल्यू मान लेता हूँ 20 न्यूटन। ठीक है, और इसकी, ये एक स्पेयर है, स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर है, और इसकी जो रेडियस है वो है 2 मीटर मान लिया मैंने। ठीक है, और इसका मास है 20 kg। इस स्पेयर का मास 20 kg है, रेडियस पता है आपको, एक फ्रिक्शन आपने फोर्स लगाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भाई प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। तो
आप मुझे बताओ कि यदि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है तो आप इस एफ की वजह से इसका एक एक्सीलरेशन भी आएगा, एफ की वजह से इसका एक्सीलरेशन आएगा क्योंकि ये फोर्स ऐसी है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी आएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और वो आगे भी लग सकता है पीछे भी लग सकता है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि फ्रिक्शन की वैल्यू आगे की डायरेक्शन में एफ मान लेता हूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू आगे की डायरेक्शन में एफ मान लेता हूँ। हालांकि इस वाले केस में फ्रिक्शन होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो प्योर रोलिंग यहाँ पे होनी है, तो आपको पता है प्योर रोलिंग के लिए इसमें एक तो ये आएगा सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सलेशन है वो, और एक इसमें आर अल्फा होना चाहिए। आर अल्फा जो कि इसको बैलेंस कर रहा होगा, भाई ए को बैलेंस करेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा, तभी तो इसको प्योर रोलिंग बोल रहे हैं। लेकिन ये आर अल्फा जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करे, ये आर अल्फा इसी फोर्स की वजह से मिल सकता है क्योंकि ये फोर्स इसके पॉइंट के रेस्पेक्ट में किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इसको एक एक्सीलरेशन मिल सकता है जो कि ए इक्वल टू आर अल्फा को बैलेंस कर ले। तो हो सकता है यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं आए, हो सकता है फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ आ भी जाए क्योंकि ये वाला सफिशिएंट टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हो, तो फ्रिक्शन हो सकता है। तो मैंने मान ली कि फ्रिक्शन की वैल्यू एफ है और वो आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, हो सकता है वो पीछे की डायरेक्शन में भी लग रहा होता। तो फिर देखो क्या होता, यदि ये पीछे की डायरेक्शन में होगा, यदि फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में होगा इस केस में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, टेंशन फिजिक्स लेगी। यहाँ पर यदि फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, आप कैलकुलेशन से आंसर निकालो और आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी है वो गलत है, तो उसको तुरंत पलट के पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन को लगा देना और वैल्यू तो वही होगी जो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने में मिलेगी। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पर पहले लगाओ नेट फोर्स की इक्वेशन, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ये वाली बात अपन बहुत बार कर चुके हैं जब ट्रांसलेशन मोशन पढ़ाता था। एफ नेट कितना है इस पे, आगे की साइड में एक फोर्स 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, प्लस फ्रिक्शन फोर्स एफ नेट इक्वल टू ये यहाँ का है ना, तो इसका टोटल मास कितना है स्फीयर का 20 इंटू इसका एक्सेलरेशन, वो मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी है वैल्यू। सेकंड इक्वेशन लगाओगे आप टॉर्क के लिए, जैसे एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है, ऐसे टॉर्क नेट इक्वल टू होता है आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा। तो इसमें नेट टॉर्क कितना लगेगा, मुझे नेट टॉर्क यानी नेट एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में चाहिए, ऐसे ही पीछे वाली डायरेक्शन में चाहिए, आपको ये तो पता है। क्यों पता है? क्योंकि इसका एक्सीलरेशन आगे है तो एक एक्सीलरेशन अल्फा पीछे होना चाहिए ताकि वो इसको बैलेंस कर पाए, तभी तो अपन इसको प्योर रोलिंग कंसीडर कर पाएंगे। तो इसमें अल्फा पीछे होना चाहिए, अल्फा पीछे होने का मतलब आप क्लॉक वाइज वाले को पॉजिटिव ले लेना, क्लॉक वाइज जो आपको टॉर्क है उसको पॉजिटिव, एंटी क्लॉक को नेगेटिव। तो ये वाला जो फोर्स 20 न्यूटन है इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसा टॉर्क बनाएगा, क्लॉकवाइज, इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसे घुमाएगा ना क्लॉकवाइज, एफ इंटू आर क्लॉकवाइज। तो फोर्स कितना है 20 इंटू इसकी आर की वैल्यू है ये प्लस है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये ऐसे घुमाना चाहेगा तो ये ले लेते हैं नेगेटिव, एफ इंटू आर की वैल्यू 2 इक्वल्स टू आई अल्फा, आई की वैल्यू निकाल देते हैं इसके लिए। ये है एक स्फीयर और इसके सॉलिड स्फीयर है तो इसके लिए आप वैल्यू जानते हो, आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 इंटू मास इसका 20, आर इसकी 2, तो 2 टू जा 4, तो यहाँ से ये वैल्यू आई 32 केजी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आई इंटू एल्फा की वैल्यू भी मुझे नहीं पता, तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई अभी तक, दो इक्वेशन। अब मुझे थर्ड इक्वेशन भी बनानी है यहाँ पर। तो आप जानते हो जो थर्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है कि प्योर रोलिंग होनी चाहिए। यदि प्योर रोलिंग है, यदि प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है यदि यहाँ पर, तो आप एक चीज जरूर जानते हो कि यदि प्योर रोलिंग है तो जो ए है वो आर एल्फा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है वो रेस्ट पर है, तो ए इक्वल टू आर एल्फा की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन ये बन गई। अब इन तीन इक्वेशन का यूज करके आपके पास तीन वेरिएबल है, एक फ्रिक्शन फोर्स है, एक्सीलरेशन है, एक एल्फा है, तो तीनों वेरिएबल आप इजीली निकाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ इसके लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40, यहाँ पर ये 2f और यहाँ पर ये 40, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में ऐड कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, राइट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं ऐड करूंगा तो ये 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 80, ये 2f प्लस का ये 2f माइनस का है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो ये 0 हो जाएंगे। इधर ऐड करोगे तो ये 40 है प्लस 32 अल्फा, यही आएगा। यहाँ से ए इक्वल टू आर एल्फा,
आर की वैल्यू 2 है तो ए इक्वल टू 2 अल्फा आ रहा है, ए इक्वल टू 2 अल्फा। यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 80 अल्फा, ए की जगह 2 अल्फा करोगे तो प्लस 32 अल्फा। यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी, ये आएगी, ये अल्फा की वैल्यू 80 अपॉन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो एफ यहाँ से भी मिल सकता है, या फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे भी मिल सकता है। तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक जगह या तो ए की वैल्यू पुट कर दो, या तो दूसरी जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो तीन अननोन, तीन इक्वेशन, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच वन, आपका हर एक की वैल्यू निकाल आप इजीली सकते हो। ठीक है, ओके ना, मजा आया जी, मजा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया। तो एक चीज याद रखना, प्योर रोलिंग के लिए देखो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर, देखो इसलिए थोड़ा और समझाऊंगा इसको अभी। देखो ये सेंटर ऑफ मास ए एक्सिस से चल रहा है, आपने यहीं पर फोर्स लगाया, ठीक है, तब भी ये रोलिंग हो रही है। यदि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखो तो सिर्फ ए है, सिर्फ ए है। यदि आपने फुटबॉल के एकदम सेंटर ऑफ मास पे ऐसे फोर्स लगाया, आपने उसको पुश किया, तो वो क्या है, रोल होते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन वहां पे रोल होना ही नहीं चाहिए, उसको रोल होना ही नहीं चाहिए था, उसको तो सीधा स्लिप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सिर्फ ए लग रहा है ना, सिर्फ ए एक्सिलेशन लग रहा है, तो उसको तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को स्लिप होते हुए इसके रेस्पेक्ट में घिसकते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो रोल करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको मैंने अभी अभी बताया कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे की डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है एक्चुअली में, यदि देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक टॉर्क आ रहा है एफ इंटू आर, ये टॉर्क आ रहा है, ठीक है, इसी की वैल्यू आई अल्फा है यहाँ पर। अब ये फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क क्या कर रहा है, इसके अल्फा को बढ़ाता जा रहा है, अल्फा को, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है। शुरुआत में फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो क्या करेगा, आई अल्फा, अल्फा क्रिएट कर रहा है वो, अल्फा मतलब एक्सिलेशन, एंगुलर एक्सिलेशन, तो एंगुलर एक्सिलेशन की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वजह से धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। अब देखो जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पे अल्फा इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे आर अल्फा लगेगा, अब एक्सिलेशन पीछे की साइड, ये क्यों आया, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा कि धीरे धीरे अल्फा की वैल्यू बढ़ाता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ए की वैल्यू है ना वो आर अल्फा की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पर अब भी फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, अब फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, अब पता है आपको ए इक्वल टू आर अल्फा हो गया, तो अब तो ये प्योर रोलिंग का केस बन गया अपने आप। तो इनिशियली प्योर रोलिंग कराने के लिए फ्रिक्शन लग रहा था, इनिशियली प्योर रोलिंग कराने के लिए फ्रिक्शन लग रहा था, लेकिन फ्रिक्शन ने क्या किया, धीरे धीरे अल्फा को इंक्रीज कर दिया। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो अल्फा इंक्रीज करेगा भाई, ऐसे रोटेशन मोशन का अल्फा इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि उसकी वजह से टॉर्क आ रहा है, उसकी वजह से टॉर्क आ रहा है, टॉर्क इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इनटू रेडियस, ये वाली, तो यहाँ पर टॉर्क जनरेट हो रहा है, उसी टॉर्क की वजह से अल्फा आ गया आपके पास। और अल्फा क्या है, इसकी स्पीड पीछे की डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि जो अल्फा है, अल्फा पीछे की डायरेक्शन का 80 की वैल्यू बढ़ाता जाएगा, एक टाइम पे धीरे धीरे जो ए की वैल्यू है ना, जो ए की वैल्यू सेंटर मास एक्सेशन, वो इक्वल हो जाएगा आर अल्फा के। अब दोनों चीजें इक्वल हो गई तो अब भी फ्रिक्शन की जरूरत है क्या, प्योर रोलिंग के लिए नहीं, इनिशियली प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की जरूरत थी, क्योंकि उसको इसको बैलेंस करना था ए को, लेकिन धीरे धीरे उसने अल्फा बढ़ा दिया, ए की वैल्यू आर अल्फा के बराबर हो गई, अब यहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या फ्रिक्शन होता है प्योर रोलिंग में, बिल्कुल हो सकता है, वो ऐसा देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे इसमें, ठीक है। एक चीज और थोड़ी समझ लेते हैं, चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं, प्योर रोलिंग की कंडीशन तो आप जानती हो क्या होती है, ये जो पॉइंट है इसका एक्सिलेशन ये है, इसके सेंटर मास का एक्सिलेशन ये है, पीछे यदि आर एल्फा है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है ए इक्वल टू आर एल्फा। ये कंडीशन तब है जब ये जो प्लेटफॉर्म जिस पे ये रखा हुआ है ये मूव नहीं कर रहा है, यदि ये भी मूव कर रहा है किसी एक्सिलेशन ए डैश से, तो नेट एक्सिलेशन इसका ए माइनस आर एल्फा की वैल्यू ए डैश के इक्वल होनी चाहिए, तब अपन बोलेंगे कि यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही होगी। लेकिन ये कब है, जब प्लेटफॉर्म ए डैश से मूव करे, यदि प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, जनरली रुका हुआ रहता है तो उसका एक्सिलेशन जीरो होता है, तब ए इक्वल टू आर अल्फा वैल्यू होता है, लेकिन यदि प्लेटफॉर्म भी चल रहा है तो यहाँ पर ए डैश लिखना पड़ेगा, ये ठीक है, ये बात तो होगी, ठीक है। प्योर रोलिंग की कंडीशन ए इक्वल टू आर अल्फा जब प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, और अपन इसी की बात करने वाले हैं। यदि ए की वैल्यू ज्यादा हो जाए आर अल्फा से, इफ ए इज ग्रेटर देन आर अल्फा, तो इसका नेट एक्सिलेशन आगे की डायरेक्शन में आएगा, यदि ए की वैल्यू ज्यादा हो गई आर अल्फा से
तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो आगे की डायरेक्शन में आएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए माइनस आर अल्फा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू ज्यादा थी तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ ये वाला पॉइंट जो कॉन्टेक्ट में है अर्थ के, या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे रखा है उसके कॉन्टेक्ट में, वो पॉइंट अर्थ के रिस्पेक्ट में आगे मूव करना चाहेगा, और यदि मैं चाहता हूं कि प्योर रोलिंग हो तो भाई यहाँ पर फ्रिक्शन को पीछे लगना पड़ेगा ना यार, ताकि फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सीलरेशन आए वो इस नेट एक्सीलरेशन को बैलेंस कर ले। ठीक है, इस केस में फ्रिक्शन पीछे लगेगा यदि प्योर रोलिंग करवानी है तो। इसको नेट जीरो करना पड़ेगा ना। जीरो करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आना चाहिए। धीरे धीरे ये सिचुएशन आ जाएगी कि ए इक्वल टू आर एल्फा हो जाएगा। धीरे धीरे ये सिचुएशन आ जाएगी कि ए इक्वल टू आर एल्फा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन वहां से गायब हो जाएगा, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझे आप। यदि ए इक्वल टू आर, ए इज ग्रेटर देन आर अल्फा है, मतलब फॉरवर्ड स्लिप होगा वहां पर स्लिपिंग कैसी हो रही होगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग। लेकिन यदि आप चाहते हो कि प्योर रोलिंग हो, स्लिपिंग ना हो, तो आपको फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। अपोजिट केस हो, ए की वैल्यू लेस देन हो आर अल्फा से, मतलब आर अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो, तो इसका नेट एक्सीलरेशन आप जानते हो किस डायरेक्शन में आएगा, फिर पीछे की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर अल्फा माइनस ए। नेट एक्सीलरेशन पीछे की डायरेक्शन आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे स्लिप होने की कोशिश करेगा, इसमें होगी बैकवर्ड स्लिप। बैकवर्ड स्लिप होगी यहाँ पर। ये पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे मूव करना चाहेगा, लेकिन आप चाहते हो कि प्योर रोलिंग हो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन को आगे लगना पड़ेगा, और फ्रिक्शन जैसे आगे लगेगा तो इसको नेट को जीरो करेगा, और एक पॉइंट के बाद ए इक्वल टू, मतलब जो देखो क्या था यहाँ पे पीछे जाने की टेंडेंसी बढ़ गई थी ना, आर अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो गई थी, तो आर अल्फा को कम करेगा फ्रिक्शन आर अल्फा को कम करेगा, फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन आर अल्फा को कम करेगा और किसके इक्वल कर देगा, ए इक्वल टू आर एल्फा के, तब ये प्योर रोलिंग कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इनिशियली प्योर रोलिंग कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग थी तो फ्रिक्शन को आना पड़ा, लेकिन जैसे ही इक्वल टू आर एल्फा हुआ फ्रिक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, जैसे ये कभी था ही नहीं। ऐसे ही सेम इस वाले केस में था, यदि ए की वैल्यू ज्यादा हो गई आर एल्फा से तो फॉरवर्ड स्लिप होने की कोशिश करेगा वो, लेकिन यदि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इसको फॉरवर्ड स्लिपिंग से बचा लेगा, यहाँ पे प्योर रोलिंग करवा देगा। लेकिन एक टाइम के बाद आप जानते हो फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, इस केस में जो फ्रिक्शन है पीछे लग रहा था तो ए की वैल्यू को कम करेगा, ये ए की वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा हो गई थी ना आर अल्फा से, ए की वैल्यू कम करेगा और इतनी वैल्यू कर देगा कि वो आर अल्फा के इक्वल हो जाए, फिर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए आप ये सारी चीजें, ओके। आप फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो प्योर रोलिंग के लिए वो भी मैंने आप बता दिया, एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया, और आप चाहो तो एक न्यूमेरिकल में आपको और दे देता, ये आपका वो स्फीयर है जिसकी रेडियस है 2 मीटर। ठीक है, अब इस केस में देखो एक फोर्स लग रहा है, ये इसका सेंटर है ओ, यहाँ से इतनी दूरी पे एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कि आपको वही सब चीज़ें बतानी है। इसका मास मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मास है वो 20 kg, आर की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से वो 1 मीटर है। आपको इसके लिए क्या बताना है मुझे कि भाई प्योर रोलिंग के लिए आप बताओ फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए। तो फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं भाई, प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, एफ चाहिए आपको, एल्फा की वैल्यू चाहिए, प्योर रोलिंग होगी तब एल्फा कितना होगा और ए कितना होगा। ठीक है, आपको ये चीजें पूछिए, 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन पहले लिखते हैं पर यहाँ पे फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होगी एक बार थोड़ा दिमाग लगा के सोच ले। वैसे तो बिना दिमाग लगाए सोच लोगे ना आगे की डायरेक्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि फ्रिक्शन पॉजिटिव आ जाए मतलब जिस डायरेक्शन में माना था उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, यदि फ्रिक्शन नेगेटिव आ रहा है तो जिसमें माना था उसके अपोजिट है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, सोचते हैं। देखो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि आप देखोगे तो ये एफ इक्वल टू एम है, आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। ठीक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये 30 न्यूटन किधर इसको घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये 30 न्यूटन किधर घुमाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पर इसकी वजह से जो एल्फा आएगा, वो आगे आएगा, समझ लो। इसकी वजह से जो अल्फा, देखो यहाँ पर एक तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ पर मिलेगा, एल्फा आपको इसकी वजह से भी मिलेगा 30 न्यूटन की वजह से, लेकिन वो भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसकी वजह से जो एल्फा जनरेट होगा वो इस साइड। तो यदि फ्रिक्शन भी आपने इसी साइड एज्यूम कर लिया भाई, यदि आपने फ्रिक्शन भी इसी साइड एज्यूम कर लिया तो गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़।
फ्रिक्शन यदि आपने इस साइड एज्यूम कर लिया तो गड़बड़ हो गई, तो इसलिए आपको फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एज्यूम करना पड़ेगा। इसमें फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एज्यूम करोगे तभी तो ये दोनों को बैलेंस कर पाएगा भाई, तभी तो प्योर रोलिंग कंडीशन बन पाएगी। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो ये चीज है यहाँ पर, लेकिन आप चाहो तो फ्रिक्शन आगे भी एज्यूम कर सकते हो, पीछे भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने अभी दिमाग लगा ही लिया है तो मैं तो फ्रिक्शन इधर एज्यूम करूंगा। और यहाँ पर एक ए तो आएगा ही आएगा। अब इसमें इक्वेशन लिखो, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना है इसमें, 30 न्यूटन आगे लग रहा है, एफ पीछे लग रहा है, एफ नेट ये हो गया इक्वल टू इसका मास कितना है भाई 20 केजी इंटू इसका एक्सेलरेशन है। अब टॉर्क के लिए लिखो, तो टॉर्क जनरेट करेगा एक तो 30 न्यूटन, 30 न्यूटन जो टॉर्क जनरेट करेगा वो कैसा होगा 30 न्यूटन जो टॉर्क जनरेट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 30 न्यूटन का जो टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज, ठीक है। फ्रिक्शन का क्लॉक होगा टॉर्क वाइज। अब मुझे ये बताओ, आप एल्फा क्लॉकवाइज चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज चाहते हो, नेट एल्फा, नेट एल्फा आप क्लॉकवाइज चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज? तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन ये भी आगे की डायरेक्शन में, और इसका जो टॉर्क है उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपको अल्फा इस डायरेक्शन में चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि आगे वाले को ये बैलेंस कर पाए। मतलब आप अल्फा क्लॉकवाइज चाहते हो, तो मैं क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लिखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिख दूंगा। तो क्लॉकवाइज मतलब इस फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क एफ इंटू इसकी फ्रिक्शन फोर्स की यहाँ से डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो वो 2 है। ये क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है तो इसको पॉजिटिव, 30 न्यूटन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है तो इसको लिख देता हूँ नेगेटिव। 30 इंटू इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 1 इक्वल टू आई, आई इसके लिए आप इजीली निकाल सकते हो, ये क्या है एक सपेयर है तो 2/5 एम आर स्क्वेयर, 2/5 इंटू मास इसका कितना है 20 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 4, वही वैल्यू आएगी जो अभी आई थी 32, 32 इंटू टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा, एल्फा की वैल्यू मिल गई आपको। थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है होगी इसमें, क्योंकि ये प्योर रोलिंग का केस है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू आर एल्फा, आर की वैल्यू कितनी है 2 और एल्फा, ये होगी थर्ड इक्वेशन। यू हैव 3 वेरिएबल्स ए, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन एंड ये, ठीक है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, 3 वैल्यू आपके उन्होंने, एक ए, एक एल्फा, एक एफ, तो तीनों वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। 3 वेरिएबल्स, तीन इक्वेशन आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको दिमाग यही लगाना था कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर एज्यूम करोगे, इससे जो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि अपन ने पहले दिमाग लगा के इक्वेशन लगाई, सोच ली थी कि फ्रिक्शन पीछे लगेगा। यदि आप दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते, फ्रिक्शन को आगे एज्यूम कर लेते, तब फ्रिक्शन की वैल्यू तो सेम आती लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आती। तो आपने जिस डायरेक्शन में उसको माना था वो डायरेक्शन सही नहीं है, आपको वापस पीछे मानना पड़ता है उसको। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आप निकालो और आपको पता चल जाएगी एफ की वैल्यू क्या है। ओके, एन इज आउट, आई थिंक देयर इज नो डाउट। आप इजीली ए अल्फा और यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हो। आपने डायरेक्शन कैसे एज्यूम करी आप समझ गए, अल्फा की वैल्यू आपने कैसे एज्यूम करी आप यहाँ पर आई थिंक आप समझ गए। ओके, नाउ विल टेक वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछूं, प्योर रोलिंग जब हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस पॉइंट की, कांटेक्ट पॉइंट की, वो 0 है और इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी 0 है नेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मुझे बताओ, जितने भी फ्रिक्शन की अभी तक अपन ने बात करी, फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन और दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप मुझे बताओ, वो होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता वो। यदि काइनेटिक फ्रिक्शन तो कब आता है, जब स्लिपिंग होगी भाई, जब स्लिप होने लग जाएगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा भाई, जब स्लिप होने लग जाएगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ये पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, ये पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कैसा फ्रिक्शन आना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जितने भी फ्रिक्शन अभी तक अपन ने एज्यूम किए थे वो कैसे फ्रिक्शन थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है, तभी तो, नहीं तो मैं फॉर्मूला लगाता ना, एफ क्यों मान रहा था उसे हर बार। आप ये मत कर देना कभी एफ इक्वल टू म्यू एन पुट कर दो, ये गलती कभी मत कर देना। ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है भाई, दिस इज वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आप जब फ्रिक्शन चैप्टर डिटेल में पढ़ोगे, फ्रिक्शन वाला पार्ट डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये चीज पता चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ, एफ इक्वल टू म्यू एन यहाँ पर लगा मत देना, गलती से वो किसी किसी भी क्वेश्चन में आपको म्यू की वैल्यू दे देना
म्यू की वैल्यू तो आप कहीं भावुक हो गए, भावनाओं में बह के एफ इक्वल टू म्यू एन लगा दो, नहीं, कभी नहीं लगा देना आपको। फ्रिक्शन आप ऐसे ही जैसे अपन मानते हैं वैसे मानोगे और फाइनल आंसर उसके थ्रू निकालोगे। ठीक है, प्योर रोलिंग यदि उसने बोल दिया तो ए इक्वल टू आर अल्फा वाली कंडीशन पुट करके एफ की वैल्यू निकाल लोगे वहां पर, लेकिन ये कभी मत लगा देना भाई एफ एफ इक्वल टू म्यू एन। ये लिमिटिंग वैल्यू होती है, यदि वो बोल दे कि फ्रिक्शन वहां पर लिमिटिंग लग रहा है, देन यू कैन यूज दिस वैल्यू एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन। एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन आप तभी यूज कर सकते हो जब उसने बोल दिया कि वहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन तो है। यदि वहां पर रोलिंग वगैरह हो रही है भाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पर होता है। यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पर है मतलब वो मूव नहीं कर रहा, यदि मूव नहीं कर रहा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे रिलेटिव मोशन कैसे हो सकती है? रिलेटिव मोशन नहीं है तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे आ सकता है? वहां पर आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग के केस में हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है, कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं करता। ये बात अपने दिमाग में आप अच्छी तरह से आज बिठा लो, नहीं तो आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अभी इसमें देख लेते हैं। वो क्वेश्चन ये रहा, काफी अच्छा खासा फेमस क्वेश्चन है। यहाँ से आपने एक, दो फोर्स है इसमें। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें दो फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ कि F1 है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, उसकी वैल्यू मान लेता हूँ कि F2 है। यहाँ से इस वाले फोर्स की डिस्टेंस है R इक्वल टू 1 मीटर, ये सेंटर है इसका, और यहाँ से इस वाले फोर्स की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर। आपसे उसने ये पूछा कि यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है विदाउट फ्रिक्शन, प्योर रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन हो रही है, और ये क्या है? स्फीयर है। स्फीयर है, इसके लिए आई की वैल्यू आपको उसने दे रखी है 16 kg मीटर स्क्वायर, उसने डायरेक्टली आई की वैल्यू आपको दे दी। आपसे पूछा गया है कि F1 और F2 का रेशियो बताओ, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ F1 एंड F2 इफ देयर इज प्योर रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, बिना फ्रिक्शन के क्या प्योर रोलिंग पॉसिबल है? बोलो। देखो, बिल्कुल पॉसिबल है। ये F1 इधर है, F2 इधर है, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू इसका टोटल मास मैं दे देता हूँ आपको 10 kg। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सीलरेशन। ओके, अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं। देखो, इस फोर्स की वजह से और इस फोर्स की वजह से, दोनों की वजह से एक्सीलरेशन तो आएगा आगे। ठीक है, अब आपको पता है इसमें एक पीछे की डायरेक्शन में आर अल्फा होना ही चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज रोलिंग हो ही नहीं पाएगी। तो अब मुझे बताओ, क्या इसको आर अल्फा लाने के लिए क्या फ्रिक्शन की जरूरत है यहाँ पर? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट भी तो, F2 फोर्स भी तो इसको क्लॉकवाइज अल्फा प्रोवाइड कर सकता है, ये वाला तो नहीं करेगा। F2 तो, F1 तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, F1 तो यहाँ पे अल्फा लाएगा, इस डायरेक्शन में लाएगा, इसकी वजह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आर अल्फा आएगी ना F1 की वजह से, वो तो एंटी क्लॉकवाइज आएगी, क्योंकि इस पे यहाँ का ये सेंटर यहाँ है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट तो ये टी इधर लाएगा, लेकिन ये वाला तो ये टी इधर ला सकता है ना, तो जरूरी नहीं है फ्रिक्शन लगे तो ही प्योर रोलिंग हो। ये वाला फोर्स भी इसको बैलेंस कर सकता है, और इसने ऐसा ही बोला है, यहाँ पे विदाउट फ्रिक्शन प्योर रोलिंग हो रही, विदाउट फ्रिक्शन प्योर रोलिंग यहाँ पर हो रही है। तो ये वाली कंडीशन एक आ गई। अब बात करते हैं फोर्सेस की डायरेक्शन। आपको पता है कि नेट आपको अल्फा इस डायरेक्शन में चाहिए, तभी ये ए, इनकी वजह से जो आगे की डायरेक्शन में ए आ रहा है वो बैलेंस होता है। तो मैं क्लॉक वाइज को पॉजिटिव मान लेता हूँ, जिस डायरेक्शन में अल्फा है उसको पॉजिटिव मान लेता हूँ। F2 की वजह से F2 F इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज बनाएगा ये, तो पॉजिटिव ले लिया। ये वाला F1 एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा तो इसको ले लिया नेगेटिव। F1 इंटू आर कितना है 1, आई इसके लिए दे रखा है 60 इंटू एल्फा। ठीक है, तो प्योर रोलिंग हो रही है तो ए इक्वल टू आर एल्फा वाली कंडीशन भी लगेगी। यहाँ पर ए इक्वल टू आर की वैल्यू 2 है एल्फा, ये इक्वेशन नंबर 3, ये 1, ये 2 एंड ये 3। आपके पास 3 इक्वेशन है, और आपको F1 बाई F2 का रेशियो पूछा है, आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही जगह, हर जगह एक ही जगह ये 2 अल्फा पुट कर देना, और इनका रेशियो ले लेना। आप F1 F2 को कट करने की कोशिश करना, और आपको यहाँ से ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, समझे आप? एक ही जगह मैं 2 अल्फा पुट कर दूँ यहाँ पर, एक ही जगह 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 20 अल्फा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये हो जाएगा 20 इंटू अल्फा, 20 इंटू अल्फा हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर F1 F2 में से कुछ कैंसिल करने की कोशिश करना, यहाँ पर F1 F2 में से कुछ कैंसिल करने की कोशिश करना, और F1 बाई F2 का रेशियो चाहिए, वैल्यूज नहीं चाहिए।
तो F1 बाई F2 का रेशियो निकालने की आपको कोशिश करनी है कि मैं रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ। ओके, ऑल राइट। यदि मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर दूँ, तो आप देखो, डायरेक्टली ऐड कर दूँ तो ये F1 ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3F2, समझ रहे हो, 2F2 प्लस F2 ये आ जाएगा 3F2, और 3F2 की वैल्यू यहाँ से मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 36 अल्फा, ये 3F2 की वैल्यू है। तो यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अल्फा। ठीक है, F2 की वैल्यू आपके पास मिल गई, F2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा 24 माइनस F1 इक्वल टू 16 अल्फा। तो यहाँ से F1 की वैल्यू F2, अरे अरे अरे, अल्फा भी तो आएगा ना, F2 इंटू F2, तो F2 की वैल्यू 12 अल्फा है ना, तो 24 अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आई, हाँ 8 अल्फा। F1 की वैल्यू 8 अल्फा, F2 की वैल्यू 12 अल्फा, दोनों का रेशियो ले लो, 8 अल्फा अपॉन 12 अल्फा, 2/3। F1/F2 का ये रेशियो। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, आप उससे कंफ्यूज मत करना, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट यहीं पे फ्रेम किया है। हालांकि ये क्वेश्चन वैसा ही है, मेरे दिमाग में जो रेफरेंस था वही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने यहाँ पे डेटा लिया ना, वो सब अलग है उससे, तो आप उससे कंफ्यूज मत करना सर ये आंसर मैच नहीं हो रहा, आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा ना जो मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल सही है अपना तरीका, और यहाँ से इस तरह से आप F1/F2 का रेशियो निकाल सकते हैं। चीज़ें आपको समझ आई, मैं देख लेता हूँ वीडियो कितने टाइम का रिकॉर्ड हो गया। तो ये हो गया 31 मिनट्स का, तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्सेस की बात कर ली, और वी कैन से कि जितने भी फोर्सेज होते हैं प्योर रोलिंग में उनकी बात हो चुकी है, यहीं पे इसको समाप्त कर